हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 20 मई। देखिए, भारतीय वायुसेना जो है वो आपका 8 अक्टूबर 2021 को अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और वायुसेना की पहली उड़ान जो है वो आपका 1 अप्रैल 1933 को भरी गई थी। प्रारंभ में भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में जाना गया था और वर्ष 1950 में के बाद जो है, जब भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया, तब रॉयल शब्द हटा दिया गया और उसके बाद जो है इसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया। वर्तमान में जो है भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय वायुसेना के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय वायुसेना विभिन्न युद्धों में शामिल रही है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध, चीन भारत युद्ध, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, कांगो संकट, ऑपरेशन पुमलाई और ऑपरेशन पवन आदि प्रमुख है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 8 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? ऑप्शन ए 10.5%, ऑप्शन बी 12.4%, ऑप्शन सी 17.2%, ऑप्शन डी 13.6%। देखिए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 17.2% रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने FY22 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। यह 9.5% पर बरकरार रही। आरबीआई ने जुलाई सितंबर 2021 के लिए 7.9%, अक्टूबर दिसंबर 2021 के लिए 6.8% और जनवरी मार्च 2022 के लिए 6.1% किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 17.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन ए बबीता फोगाट, ऑप्शन बी पूजा टांडा, ऑप्शन सी गीता फोगाट, ऑप्शन डी अंशु मलिक। देखिए, अंशु मलिक 7 अक्टूबर 2021 को विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस हार के बाद भी 57 किलोग्राम में 19 वर्ष की अंशु मलिक इतिहास बनाने में सफल रही। वे इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान बन गई है। इससे पहले भारत की 4 महिला पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है, लेकिन सभी को कांस्य पदक मिला है। इसमें आपका गीता फोगाट ने साल 2012 में, बबीता फोगाट ने साल 2012 में, पूजा ढांडा ने 2018 में और विनेश फोगाट ने साल 2019 में कांस्य पदक जीता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी अंशु मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी लक्ष्मी मित्तल, ऑप्शन सी उदय कोटक, ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में लगातार 14वें साल सबसे अमीर शख्स के तौर पर शुमार किए गए हैं। फोर्ब्स रिच लिस्ट 2021 के अनुसार देश के अमीरों में मुकेश अंबानी 6.9 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति के साथ टॉप पर बने हुए हैं।
फोर्ब्स के अनुसार पिछले एक साल में उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पिछले साल सबसे ज्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग अपनी संपत्ति में जोड़े। उनकी संपत्ति लगभग 5.61 लाख करोड़ रुपए के बराबर हो गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी असम। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में बना यह नया टाइगर रिजर्व झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। अचनकमार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व भी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 7। देखिए, केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पीएम मित्र पार्क 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित किए जाएंगे। ऐसे पार्कों की स्थापित करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। यह कदम भारत को वैश्विक कपड़ा दिग्गजों के बराबर खड़ा करने में मदद करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 8.7%, ऑप्शन सी 6.7%, ऑप्शन डी 9.5%। देखिए, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.7% कर दिया है। हालांकि उसने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 10% किया है। फिच ने कहा है कि उसने मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को जून में बताए गए 10% से 8.7% तक कम कर दिया है और ऐसा कोविड महामारी की गंभीर दूसरी लहर की वजह से हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 8.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कौन से द्वीपीय देश में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए सेशल्स, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी मालदीव। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने सेशल्स में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी TIWB कार्यक्रम शुरू किया है। भारत को इस कार्यक्रम के लिए भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है, जो कर विशेषज्ञता प्रदान किया है। अगले 12 महीनों के दौरान भारत का लक्ष्य सर्वोत्तम ऑडिट प्रथाओं को साझा करते हुए अपने कर लेखा परीक्षकों की तकनीकी जानकारी और कौशल हस्तांतरित करके सेशल्स के कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता करना है। यह पर्यटन और वित्तीय सेवा क्षेत्रों के स्थानांतरण एवं मूल्य निर्धारण मामलों पर केंद्रित है। यह छठा TIWB कार्यक्रम है जिसे भारत ने
कर विशेषज्ञता प्रदान करके समर्थन प्रदान किया है। भारत के साथ 5वां TIWB कार्यक्रम जून 2021 में भूटान में शुरू किया गया था। TIWB एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सेशल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कौन से राज्य के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक शुरू की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक शुरू की है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित यह भूजल के स्तर, मात्रा, गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह वर्ष 1961 में NGRI और CSIR के तहत स्थापित एक भूवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है। CSIR और NGRI की हेलीबर्न भूभौतिकीय मानचित्रण तकनीक जमीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक उपसतह की एक उच्च रिजोल्यूशन 3D छवि प्रदान करती है। हेलीबॉर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण का मुख्य लाभ यह होगा कि वो तेज, अत्यधिक डेटा संघन, सटीक और किफायती है। यह सर्वेक्षण 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 1 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। इसमें राजस्थान में 65,000 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 32,000 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा में 2,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इसे राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण परियोजना के एक भाग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2021 का बात हो रहा है। तो ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी अब्दुल रजाक गुरना, ऑप्शन सी है आपका टोरियास वॉल्फ, ऑप्शन डी तारानाथ शर्मा। देखिए, साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार जो है वो उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य हेतु अडिग और करुणामय पेंट के लिए प्रदान किया गया है। अब्दुल रजाक गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों और को लेकर काफी कुछ लिखा है। उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया है। पिछले साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका लुईस ग्लक को उनका अचूक काव्यात्मक स्वर, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तित्व अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है, के लिए प्रदान किया गया था। अब्दुल रजाक गुरनाह का जन्म जो है वो वर्ष 1948 में हुआ था और वे हिंद महासागर के जंजीबार द्वीप पर पले बढ़े। उन्होंने ब्रिटेन निर्वासन के दौरान 21 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया और हालांकि सोहाली उनकी मातृभाषा थी, लेकिन उनकी साहित्यिक भाषा के रूप में उन्होंने अंग्रेजी को चुना। गुरनाह का चौथा उपन्यास पैराडाइज, जो कि 1994 में लिखा गया था, एक लेखक के रूप में उनकी प्रसिद्धि 1990 के आसपास पूर्वी अफ्रीका की एक शोध यात्रा के बाद हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी अब्दुल रजाक गुरनाह। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।